बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तमाम लेक्चर्स आपको इस चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका सिखा के आ रहे हैं कि राइट हैंड रूल को आपने किस तरह से यूज किया था, उसी के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक प्लेन है, टू प्लेन, ठीक है। आप ये प्लेन ना भी ड्रॉ करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेज आपका प्लेन ही है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट ये दो वेक्टर्स ले सकते हैं। तो बहरहाल ये एक प्लेन है जिसके अंदर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और उनकी टेल हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब बाहर वाला एंगल नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम स्मॉल एंगल यूज करेंगे। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या है? थीटा। अब इसकी डायरेक्शन पे गौर करें, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने लगे हैं राइट हैंड रूल को यूज करके। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था, देखें ना, पहले जरा समझ लें। ए क्रॉस बी यानी कि ए पे अपनी फिंगर सेट करें, क्रॉस से कर्ल फिंगर सेट करें ए पे, फिर उनको कर्ल करवाएं बी की तरफ, तो आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ जाएगी, यानी कि थंब आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो बेटा ये देखें, ये है ना वेक्टर ए, तो इसके ऊपर अपनी फिंगर को सेट करें, इस तरह से सेट हो गई। अब कर्ल करवाएं बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी है ना, तो ये देखिए फिंगर सेट करके बी की तरफ कर्ल करवाएंगे तो थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा। थंब क्या आ रहा है? अपवर्ड, आउट टू द पेज, यानी कि इस पेज से बाहर, ऊपर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है ना। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं ना। या फिर लाइन से कहूँ लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती तो उसको हम अपवर्ड शो करेंगे, तो फिर वो ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई है। कैसे निकाली? राइट हैंड रूल को यूज करके, कि ए के ऊपर फिंगर्स रखी, उनको कर्ल करवाया बी की तरफ, ये देखें कर्ल करवाया बी की तरफ, तो थंब आपको बताएगा ए क्रॉस बी के बारे में, ठीक है, जिसको आप एन भी कह सकते हैं, यूनिट डायरेक्शन। तो मैंने साथ में ये भी लिख दी है, एन कैप, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि डायरेक्शन आपके पास क्या थी बेटे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसी के बारे में आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। डायग्राम भी आप लाजमी बनाएंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ ना क्वेश्चन का सूटेबल आंसर, इसी तरह लिख के आएंगे तो पेपर में आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखें, यहाँ पे लिख दें, राइट हैंड रूल की हेडिंग लगाएं, प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ ए एंड बी वेक्टर टू फॉर्म अ प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो आपने एक प्लेन ली, उसके अंदर दो वेक्टर्स ए एंड बी की टेल यहाँ पे ऐड कर दी, मिला दी, ठीक है, इस जगह पे आके। उसके बाद कहते हैं रोटेट ए, यानी कि वेक्टर ए टूवर्ड्स बी। हमने वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करना है, मतलब अपनी फिंगर्स को करना है ना। अब ये तो नहीं है कि वेक्टर ए को रोटेट करेंगे, आगे बात कर देगा पूरी। थ्रू स्मॉलर एंगल एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट, यानी कि अपनी फिंगर ए पे सेट करें, रोटेट करवाएं बी की तरफ, और अपने थंब को बिल्कुल सीधा छोड़ें, तो वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी लाइन, द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आर एन कैप। थंब जो है वो आपको एन कैप की डायरेक्शन के बारे में शो करवा रहा है। तो बस ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, 2.2 कहता है डिफाइन इंपल्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कितना आपने आंसर लिखना है। डिफाइन इंपल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम। आपने पहले इंपल्स को डिफाइन करना है और फिर शो करना है कि इंपल्स जो है वो मोमेंटम के साथ किस तरह से रिलेट कर रही है, मतलब मोमेंटम और इंपल्स का आपको रिलेशन बनाना होगा। तो पहले जी इंपल्स को डिफाइन कर लें, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। और इसी तरह से आप चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, वो एमसीक्यू में आ सकती है, तो वो भी इंपल्स ही होती है। या फिर आपको एक और डेफिनेशन भी बताई थी फार्मूले से, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पहले आप इंपल्स को डिफाइन करेंगे, साथ में फार्मूला लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने ऊपर रिलेशन पूछा है तो फार्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज हो जाएगा, इसीलिए लिखने की जरूरत अलग से नहीं है। तो फिर ये देखें जी, आगे हमें क्या करना है बेटे, क्वेश्चन में कह रहा था कि शो हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम और इंपल्स का रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखें, रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम की मैंने हेडिंग लगाई है, सही है, इस तरह से लिखिएगा पेपर में भी। तो यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, सिंपल फोर्स की डेफिनेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यही फार्मूला था, प्रूव भी करवा के आया हूँ, ठीक है ना, पीछे टॉपिक में। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी लिखा, या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो चेंज मोमेंटम क्या होता है? चेंज मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम को कैसे लिखेंगे? एम वी एफ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसकी जगह ये एम वी एफ लिख दें, माइनस एम वी आई लिख दें। चाहे आप ये ना भी लिखें, डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटे। अब टी क्या हो रहा है? डिवाइड, इस साइड पे आके एफ के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये देखें, एफ मल्टीप्लाई टी,
और इस साइड पे बच गया एम वी एफ माइनस एम वी आई, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो एफ क्रॉस टी क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई टी, इम्पल्स। तो इस साइड पे आई लिख दें इम्पल्स, और ये वाला चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो देखें एक साइड पे इम्पल्स है, एक साइड पे चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम और इम्पल्स का रिलेशन ही तो हमने बनाना था, तो ये उसकी सिंपल डेफिनेशन आ गई। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना, थोड़ा सा इस तरह से प्रूव करना है, क्योंकि उसने कहा था शो करे हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, तो बस इस तरह से ये आपने शो कर देना है। क्लियर जी। अब आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। हो सकता है ना कुछ बच्चे डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दें, कहें जी ये देखें आपने कहा इंपल्स और मोमेंटम के बिटवीन रिलेशन बताएं, ये आया ठहरा है, लेकिन आपने इस तरह से करना है। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 2.3 बहुत ही आसान टॉपिक, डिटेल में पढ़ाया था और इसके एमसीक्यूज भी बहुत सारे आपको करवाए थे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन की किस तरह से हमने डेफिनेशन की थी, क्या कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी तो बेटे कांस्टेंट रहती है ना, वो तो लॉस नहीं होती। तो उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी कि अगर कोई मैजिक बॉल है उसको आप फ्लोर पे हिट करेंगे इस तरह से, तो वो यहाँ से दोबारा देखें पहले वाली अपनी हाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पूरा पूरा नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत लॉस होगी, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन तकरीबन देखें अपनी पहले वाली हाइट को अटेन कर रहा है। इस तरह से फिर नीचे आया, फिर देखें ऊपर गया, इसके बराबर पहुंचने की कोशिश पूरी कर रहा है वो, तो हम समझ जाएंगे कि यार यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। फिर से कह रहा हूँ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे इलास्टिक के केस में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें वो पहले अपनी हाइट तक पहुंच रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो हम कह देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तकरीबन बराबर रहती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इलास्टिक और इन इलास्टिक में मोमेंटम दोनों में कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम मोमेंटम को डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट रहता है, तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, तो लिहाजा वो भी आप लिखना चाहें तो फिर अलग से पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि मोमेंटम भी क्या रहेगा इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट। तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पॉइंट भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अब आ जाए जी इन इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि कोलिजन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है। इसमें मैंने आपको एक हार्ड बॉल की एग्जांपल दी थी, या कह लें स्टील बॉल है, उसको आपने यहाँ से देखें फॉल कराया, यहाँ पे आके हिट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, अपनी पहले वाली हाइट तक नहीं पहुँचा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर आके यहाँ पे रुक गया। तो लिहाजा यहाँ पे देखें एनर्जी का लॉस हुआ है, तो ये अपनी पहले वाली हाइट तक नहीं पहुँच पा रहा था ना। अब वो जो एनर्जी लॉस हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, साउंड है, एयर रेजिस्टेंस है, देखें ना आगे हवा के पार्टिकल लग रहे हैं, फिर यहाँ पे आके टकराएगा तो साउंड आएगी, फिर जगह गर्म हो जाएगी, तो इस तरह से आपका एनर्जी का यहाँ पे लॉस होगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि इस केस में भी मोमेंटम क्या रहेगा बेटे, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। तो मैथमेटिकली लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर रहेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो इन इलास्टिक के केस में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। इस तरह से आप प्रॉपर आंसर देंगे, डायग्राम भी बनाएं, और इस तरह से आप जिस तरह मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ना, इसका मकसद ही यही है कि आप पेपर में भी इस तरह से लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 2। ठीक है जी यहाँ तक। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2.4, शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स या फोर्स अप्लाइड, आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एक ही बात कर रहा है, वही छोटा सा टॉपिक जो इसमें आपने फोर्स और मोमेंटम का बेसिकली रिलेशन बनाया था वही यहाँ पे लिख देंगे। कहते हैं व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस m, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जाहिर सी बात है मूव करेगा, तो इसकी इस टाइम वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी vi, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो देखें कुछ ना कुछ टाइम के बाद ही वेलोसिटी में चेंज आया है ना, तो टाइम लगा है, वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फिर यहीं से बेटे आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला यूज करके रिलेशन बना सकते हैं। तो देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स लगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो फिर यहीं से F इज इक्वल टू एम ए बन गया, m अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये देखें वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है ना बेटे, तो एक ही जगह लिख दें वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब बेटे m इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया एम वी एफ, m इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम वी आई बन जाएगा डिवाइड बाई टी एज इट इज। अब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि साथ में f है ना सबस्क्रिप्ट में, तो ये बन गया फाइनल मोमेंटम माइनस ये बन गया इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय t। अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज, तो मोमेंटम में है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय t। तो अब देखें एक साइड पे फोर्स है और दूसरी साइड पे क्या आ गया, मोमेंटम।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अभी एमसीक्यू भी हमने एक्सरसाइज में किया था, ठीक है ना। तो एंड पे लिख देंगे कि दिस शोज द फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्योंकि उसने ये भी तो कहा था ना कि आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो यही तो आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एंड पे लिख देंगे तो ये आपका 2.4 का प्रॉपर आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5, ये भी बहुत ही आसान है, बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, क्वेश्चन है जी स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स। कंडीशन तो आपके पास वही है, आइसोलेटेड सिस्टम के टॉपिक में पढ़ाया था। हाँ, स्टेटमेंट पहले आप लिख लें, यहाँ पे देखें, द टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। भाई टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट थी। उसको लिख दिया, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दें, कंडीशन आपने बता देनी है कि आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम ही तो आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो फिर वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखें लिख दी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सिस्टम इज एन आइसोलेटेड। क्या मतलब कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम। क्लियर जी। तो ये उसकी कंडीशन आ जाएगी। इस तरह से आप सूटेबल आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2.6। तो 2.6 में कह रहे हैं शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45। आपको एमसीक्यू में बताया था ना कि 45 पे रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। अब वो कहता है शो करें कि भी 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, पहले फार्मूला यूज करें रेंज का, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, यही है ना। इसको कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें इसमें मैक्सिमम रेंज कौन सी होगी, ये वाली, कि साइन 2 थीटा की जगह किसी तरीके से अगर 1 आ जाए तो बाकी जो आंसर बचेगा ये आपका मैक्सिमम है। तो फिर इसको मैंने अलग कर दिया। देखें मैक्सिमम रेंज का मतलब है वी आई स्क्वायर ओवर जी, यानी कि ये चीज किसी तरीके से अगर 1 हो जाए तो ये आंसर सारा मैक्सिमम है, तो यही आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए ना इस एंगल पे, यही तो पता लगाना है, वही प्रूफ हो जाएगा। तो हमें पता तो है 45 पे, लेकिन शो करवाना है। तो फिर इस मैक्स आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम रेंज मुझे चाहिए, तो मैंने लिख दिया मैक्सिमम रेंज। और आगे देखें इस फार्मूले में वी आई स्क्वायर ओवर जी है, वी आई स्क्वायर ओवर जी ये क्या होती है, मैक्सिमम रेंज, तो इधर भी लिख दें आर मैक्सिमम। आगे बच गया साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक बेटे। देखें ना वी आई स्क्वायर ओवर जी मैक्सिमम रेंज होती है ना, इसको आर मैक्सिमम कह रहा हूं, तो ये आर मैक्सिमम यहाँ लिख दें। और ये आर की जगह मैंने आर मैक्सिमम लिखा है, मतलब हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो जो चीज चाहिए वही लिखेंगे ना। तो अब देखेंगे इससे कैंसल, यहां से बचेगा 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप क्या करें, थीटा निकालेंगे। तो फिर ये देखें ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1 बन गया और ये 2 थीटा अपनी जगह पे। अब बेटे यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, जरा कैलकुलेटर पे चेक करें, ये 90 होता है, तो यहां पे मैंने 90 लिख दिया। अब थीटा अपनी जगह पे, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये देखें प्रूफ हो गया कि भाई वाकई ही रेंज मैक्सिमम जो आती है वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 पे आती है। देखिए ना, यही चीज तो चाहिए थी, तो वही चीज बराबर रखी, यहां से थीटा निकाला तो वो आता है 45। तो हम समझ गए कि भाई 45 पे ही रेंज मैक्सिमम आती है। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.7, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू भी मैंने ये बनवाया था आपको, टॉपिक जब पढ़ा रहा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तब मैंने आपको ये एमसीक्यू करवाया था, जाके चेक कीजिएगा वीडियो में। अब उसी का शॉर्ट बन के आ गया एक्सरसाइज में। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये आपके पास देखे ना, ये पैराबोलिक पाथ बन रहा है, यहां से आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया है, तो ये है मैक्सिमम हाइट, यानी कि यहां तक। तो यहां से यहां तक सिर्फ वो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, यहां से यहां तक, यानी कि प्रोजेक्टेड पॉइंट से मैक्सिमम हाइट या हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने बताया था ना। और इस तरह ये भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट टू द लैंडिंग पॉइंट, यहां तक भी पूछ सकता है। और टोटल पूछेगा तो वो आपको फार्मूला पता ही है, सही है ना। तो बेटे अब हमसे उसने पूछा है सिर्फ यहां से यहां तक, यहां तक। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो ये बनती है। क्लियर है ना। तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले यहां पे मेंशन कर देंगे कि एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी होगी टोटल, वो 0 नहीं होगी, बल्कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां से तो इनिशियल वेलोसिटी इसको मिली है,
तो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर है ना, ये बात पीछे बता के आया डिटेल में, तो उसी चीज को दोबारा यहाँ पे मेंशन किया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बात करनी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये इसके साथ वाई वाई लगा दें, ताकि हमें पता हो ना कि भाई ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी वाई लगा दें, यहाँ पे भी वाई लगा दें, और यहाँ पे भी वाई लगा दें। क्लियर बेटे। अब देखें वी एफ वाई, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो इस पॉइंट पे वी एफ वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ जीरो पुट कर दें। वी आई वाई क्या होता है, वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा के बराबर, याद है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये देखें वी आई वाई क्या होगा, वी आई साइन थीटा प्लस ए वाई बेटे क्या हो जाएगा, माइनस का जी, क्योंकि रेफरेंस की डायरेक्शन देखें ना अपवर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए वाई माइनस जी बन जाएगा। ये भी आपको समझा के, और साथ में आ जाएगा टी। क्लियर बेटे। अब ये माइनस का जी टी है, बल्कि एक स्टेप में और लिख लेते हैं, ये जीरो वी आई साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी बन जाएगा, ये जी टी इधर आके प्लस हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब यहाँ से हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी अपनी जगह पे, वी आई साइन थीटा अपनी जगह पे, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है, इसका बेटे मैक्सिमम हाइट तक का, यानी कि प्रोजेक्टेड पॉइंट से इस मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट तक आपके पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो ये आपके पास आया वी आई साइन थीटा ओवर जी। इसी तरह ये भी यही होगा। हाँ, टोटल की बात करेंगे तो उसमें फिर 2 आ जाता है। क्लियर जी यहाँ तक। अब आ जाए जी 2.8 वाला क्वेश्चन। 2.8 वाले में कह रहा है जी, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। हमें डियर स्टूडेंट्स रेंज दी गई है 800 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल भी हमें दिया गया कि इस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट करवाया है जो कि इतनी दूर जाके गिरा है, तो मैक्सिमम हाइट आपने कैलकुलेट करनी है कि कितनी ऊपर गया होगा वो। तो ये तो किस्म से न्यूमेरिकल की तरह उसने स्टेटमेंट दे दी है, तो बहरहाल यहाँ से हाइट का आंसर निकाल लेंगे। तो पहले बाय गिवन डाटा मेंशन कर लेंगे क्या कुछ दिया गया है। मैक्सिमम रेंज दी गई है 800 मीटर, एंगल दिया गया 60 डिग्री, हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज का फार्मूला अभी बताया है, वो होता है वी आई स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि साथ में जो साइन 2 थीटा था वो किसी तरीके से 1 कर दें, तो थीटा की जगह 45 को 2 से तो 90 साइन 91 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। लेकिन उसने दे दिया वैल्यू, मसला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें वी आई स्क्वायर चाहिए। उसकी पता है वजह क्या है, कि जब आप हाइट का फार्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला, इसमें देखो आपको वी आई स्क्वायर यूज हो रहा है, तो इसकी तो वैल्यू है नहीं, तो लिहाजा हम यहाँ से मैक्सिमम रेंज का फार्मूला यूज करके ना वी आई स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये देखें मैक्सिमम रेंज बराबर होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो यहाँ से वी आई स्क्वायर अपनी जगह पे जी आर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, जी की 9.8, आर मैक्सिमम कितना है 800, तो यह आ गया 7840। ये वी आई स्क्वायर आपको मिल गया है। यही वी आई स्क्वायर की वैल्यू आके आप हाइट के फार्मूले में पुट कर देंगे। हमने हाइट ही कैलकुलेट करनी है ना, तो हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी होता है। तो यहाँ पे वी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, उसके बाद थीटा 60 पुट करें, 2 और जी की वैल्यू 9.8, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास ये आता है 300 मीटर। तो हाइट आ गई, हाइट का यूनिट मीटर होता है, तो हाइट इज इक्वल टू 300 मीटर। लो जी, ये आपके पास एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस थे जो कि आपको समझा दिए, सॉल्व करा दिए। इसी तरह आप इनको तैयार कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन देखें जी 2.1 वाला, कहता है व्हाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। कहता है एक दरख्त पे ना परिंदा बैठा था, शिकारी उसको शिकार करना चाह रहा है, तो जैसे ही वो फायर करता है तो वो उस परिंदे को नहीं लगता उसका निशाना, बल्कि मिस हो जाता है। तो उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं वो टारगेट पे हिट कर पाता? तो आंसर देखिएगा बेटे, हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द बुलेट। जैसे ही उसने फायर किया ना, बुलेट छोड़ी, तो ड्यू टू ग्रेविटी, अब उसने तो सोचा था ना कि जहां पे परिंदा बैठा है यहीं पे जाके गोली लगेगी, उसने बिल्कुल सीधा निशाना बनाया था, लेकिन जैसे उसे नहीं पता था कि भाई ग्रेविटी की फोर्स भी तो उस बुलेट पे लग रही होगी ना, तो जिसकी वजह से बुलेट थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, वो बिल्कुल सीधा जाने के, स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय वो पैराबोलिक पाथ बना लेगी, जिसकी वजह से वो परिंदे को जाके नहीं लगेगी, तो लिहाजा उसका निशाना मिस हो जाएगा। यही रीजन मैंने नीचे दे दिया, तो इसको एक दफा आप पढ़ लीजिएगा, या अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। देखे ना, व्हेन हंटर फायर्स अ बुलेट बाय अ गन, जब उसने गन से बुलेट को फायर किया शिकारी ने, इट मूव्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बर्ड, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बर्ड की तरफ तो गई,
एंड आल्सो फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, आहिस्ता आहिस्ता वो डाउनवर्ड होती है क्योंकि उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी, तो लिहाजा वो पैराबोलिक पाथ बन गया ना, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बन सकता इसमें। एज अ रिजल्ट द पाथ ऑफ द बुलेट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बी पैराबोलिक। सही है ना, इस तरह वाला पाथ, ये पैराबोलिक पाथ है, ये आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़ा के आ रहे हैं। सो द बुलेट मिसेस द टारगेट एंड ड्रॉप्ड बिलो द बर्ड्स पोजीशन, जहां पे परिंदा बैठा था उससे थोड़ा सा नीचे वाली पोजीशन पे जाके वो फायर हिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 2.1 वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 2.2 वाला, ये भी बहुत ही आसान है। कहते हैं अ पर्सन फॉलोइंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड, हीप कहते हैं ढेर को, रेत का एक ढेर है, डज नॉट हर्ट मोर एज कंपेयर टू अ पर्सन फॉलोइंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर, यानी कि एक पक्का फर्श है उस पर एक बंदा जब गिरता है तो उसके मुकाबले में जो एक रेत का ढेर है उस पर जब चलता है या गिरता है तो उसको दर्द नहीं होता। क्यों, वजह। जैसे तो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे इंपल्स के टॉपिक में एक साइड इंफॉर्मेशन आपको करवाई थी, याद है कि नहीं है। साइड इंफॉर्मेशन में था कि अगर आप एक ईंट या पत्थर को हिट करते हैं, और दूसरे में था कि अगर आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो किस केस में आपको दर्द तकलीफ ज्यादा होती है, याद है ना। तो मैंने कहा था कि फुटबॉल के केस में आपको तकलीफ दर्द कम होगा। क्यों, क्योंकि जब आपका पांव फुटबॉल को लगता है, किक आप करते हैं, तो फुटबॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस जाती है, तो इसका मतलब वहां पे देखें आपका पांव और फुटबॉल के बिटवीन जो टाइम है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या है, ज्यादा। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटे, शाबाश सोचें, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम तो इंपल्स कम, तो इसका मतलब आपको तकलीफ दर्द कम होगा। पत्थर के केस में ऐसा नहीं होता, वहां टाइम आपको कम लगता है, फोर्स ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एफ और टी का प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। ये सारी बात आपको समझाई थी, वही बात यहां पे आप लिख देंगे, वही आंसर है सेम। ये देखें, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी होता है, ये वाला फार्मूला यूज करें, आपकी मर्जी है। इससे देखें फोर्स का टाइम के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स, या फिर आप इंपल्स वाला फार्मूला यूज कर ले, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, तो प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। अब देखें, जब आप रेत के ढेर पे गिरते हैं तो आपके पांव उस रेत के अंदर थोड़े से घुस जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही धसेंगे तो इसका मतलब आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम तो इंपल्स कम, इसका मतलब आपको तकलीफ कम होगी, दर्द नहीं होगा। वो यही पूछ रहा था ना। लेकिन जब आप मार्बल वाले फ्लोर पे, पक्के फर्श पे गिरेंगे तो टाइम तो लगेगा बहुत कम, कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम, यानी कि दो बॉडीज कोलाइड कर गए ना, आप गिरे, आपके पांव जैसे ही फर्श पे लगेंगे तो वो फर्श के अंदर थोड़ी घुसेंगे, नहीं ना, तो इसका मतलब टाइम क्या होगा वहां पे, कम। अगर टाइम कम तो फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आपको तकलीफ दर्द ज्यादा होगा। तो बस इसी फार्मूले से ही आप यहाँ पे वर्डिंग मेंशन कर दीजिएगा तो ये आपका प्रॉपर आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 2.3, कहता है स्टेट द कंडीशंस, आपने कंडीशंस बतानी है अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर, ये जो परिंदे हवा में उड़ते हैं। तो आंसर देखिएगा बेटे, बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, विंग्स क्रिएट, यानी कि उसके जो पंख हैं, पर हैं, वो क्रिएट करते हैं अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स वो क्रिएट करते हैं, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बर्ड, या कह लेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से उस फोर्स को ज्यादा होना चाहिए। तो उसके जो पंख हैं वो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करते हैं जो कि ज्यादा होनी चाहिए टू द वेट ऑफ द बर्ड, सही, उस परिंदे का जो वेट है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब वो क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा और फिर वो हवा में उड़ सकता है। ये एक पहली कंडीशन है। फिर उसके साथ एक दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट, कहता है फ्लैपिंग विंग्स यूटिलाइज द मस्कुलर एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि जो परिंदे के फड़फड़ाने वाले पंख हैं, यानी कि वो जैसे फड़फड़ा रहे होते हैं ना ऐसे ऐसे, वो करना जरूरी है। तो उस परिंदे के जो वो कहते हैं कि पंख हैं फड़फड़ाने वाले, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो उसके पट्ठों को एनर्जी देते हैं जिससे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये उसके पंखों को फड़फड़ाना भी जरूरी है, फड़ाएंगे पर उसके पंख फड़फड़ाएंगे तो उससे उसके मसल्स को, या कह लें कि उसके पट्ठों को एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से वो जोर लगा के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन, लाइट वेट एंड शेप, शेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके परों की शेप किस तरह से रखी जाती है। तो एक कुदरती अमल है, बहरहाल उसकी शेप परों की ऐसी होती है कि वो आराम से नीचे से उसको प्रेशर मिल जाता है, ठीक है। जैसे उसके पंख फड़फड़ाते हैं तो नीचे से प्रेशर मिलता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऑफ द बॉडी रेड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस, सही है ना, जितना उसका वेट लाइट होगा और उसकी शेप जिस तरह से उसको चाहिए ताकि उसका नीचे से प्रेशर बढ़े, तो वो अगर मिलेगा तो उससे वो कहता है एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, दैट मेक द फ्लाइट स्मूथ, और वो बिल्कुल सीधा फिर उड़ सकता है। ये आपका 2.3 वाला क्वेश्चन था, 3 उसकी कंडीशंस आपने मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपका 2.4 वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यू भी बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा है इससे एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। 2.4,
डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर। कहता है नंबर 1, v इज 0 बट a इज नॉट 0। यानी कि आपके पास कोई व्हीकल है जिसके अंदर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि वो कौन सा केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी 0 हो लेकिन a 0 ना हो। तो इसका पहले आंसर देख लें। ये है जी हमारे पास इसका आंसर कि व्हेन सडनली ब्रेक्स, यानी कि अगर आपके पास कोई कार है, कोई व्हीकल है, तो उसकी जब आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फिर उस टाइम आपके पास वेलोसिटी तो हो जाती है 0 लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता। अचानक आपने ब्रेक लगाई है ना, तो उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी लेकिन उस टाइम एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन मौजूद होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी a इज 0 बट v इज नॉट 0। अब आपने ऐसी कोई कंडीशन बतानी है जिसमें a 0 हो लेकिन v 0 ना हो। तो व्हेन व्हीकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी व्हीकल मूव कर रही होगी, देन इट्स a इज 0 बट v इज नॉट 0। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इसका मतलब v 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये कंडीशन लग गई। उसके बाद तीसरा कह रहा है जी परपेंडिकुलर टू वन अनदर, v और a परपेंडिकुलर कब होंगे? तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में v और a क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वही बात लिख देंगे कि व्हेन द व्हीकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन v एंड a आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ना, बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस बॉडी का सेंटीपिटल एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द पॉइंट ये वाली। तो इस पॉइंट पे देखें a और v के बिटवीन एंगल क्या है? 90 डिग्री। इस तरह यहाँ पे चेक करेंगे तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, तब भी 90। तो इस तरह से आपने 3 पॉइंट्स मेंशन कर। लो जी, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 2.5। ये भी बहुत आसान है, ये एमसीक्यू भी बन सकता है। कहता है डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें। तो बेटे हम जानते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा, यही फार्मूला है ना। इसमें देखें आर का वी आई स्क्वायर के साथ रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर। अब किसी भी बॉडी को जब आप प्रोजेक्ट करवाएंगे तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड पे तो फर्क पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां से देखें v कम हो जाएगा अगर, तो फिर r भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो फिर हम कह देंगे कि भाई एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये डिक्रीज का ऑप्शन आप अगर एमसीक्यू में आए तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। लो जी, आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के करेंगे। अल्लाह हाफिज़।